स्टूडेंट, मैं निधि दुबे माइंड मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, किसके किसके आधारों पे बांटा गया है, ये सब लोग डिटेल पढ़ चुके थे। ठीक है, डिटेल अध्ययन हम लोगों ने कर चुका था। आइए आज पढ़ते हैं हम व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजन व्यंजन को पढ़ने से पहले ये जान लें कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो बहुत इजी परिभाषा होता है इसका। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिखते चले हम। ठीक है, तो देखिए, वे वर्ण जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम अब नॉर्मली बता सकते हैं, वे वर्ण जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर हम एक परिभाषा और बता सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय, ठीक है, जिनके उच्चारण करते समय मुख से जो वायु निकलती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है? बाधित होती है। उच्चारण करते समय मुख में वायु कहीं ना कहीं बाधित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या जो होती है, व्यंजनों की संख्या जो होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, व्यंजन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो हम बहुत पहले से जानते हैं व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आइए हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है व्यंजनों को। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा कौन सा है हम लोगों का? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? पहले इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यंजन में वे वर्ण, सॉरी, ये वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय निकलने वाली वायु किसी न किसी उच्चारण स्थान को
किसी न किसी उच्चारण स्थान को किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई या टकराती हुई बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं तो बेहिचक बता सकते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय निकलने वाली जो मुख से निकलती है वायु किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई या टकराती हुई बाहर निकलती है, उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्पर्श व्यंजन की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क से प वर्ग तक, क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ठीक है, क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा आपका क, और इधर लिखते हैं क, ख, ग, ख, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। इसे कहते हैं क वर्ग। ठीक है, इसे कहते हैं क वर्ग, इसे कहते हैं च वर्ग। ठीक है, इसे कहते हैं च वर्ग, इसे ट वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं त वर्ग। ठीक है, इसे त वर्ग कहते हैं और इसे कहते हैं प वर्ग। ठीक है, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग के पहले अक्षर से इसका नाम होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। देखिए, इसे स्पर्श व्यंजन तो कहते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है? देखिए, ये जो है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा आपका पहला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ठीक है, इसी को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और तीसरा नाम इसका है उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, ठीक है, ये आपका तीसरा नाम हो गया। पहला वर्गीय व्यंजन, दूसरा स्पर्श व्यंजन और तीसरा
उदित व्यंजन। ठीक है, अब इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये उच्चारण करते समय हर एक उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए निकलती है, टकराती हुई निकलती है, कंठ तालु मूर्धा सबसे स्पर्श होकर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये वर्गीय व्यंजन 5 इधर से है, 1 2 3 4 5, 5 इधर से भी आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 इधर से भी है, 5 इधर से है, तो ये एक वर्ग बन जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होता है, संख्या कितना होता है? 25 होता है, 25। ठीक है, कितना होता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। ठीक है, 5 में है, देख लीजिए, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 25 कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इतना आप लोग आगे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग अंतस्थ व्यंजन की तरफ। ठीक है, आगे अभी इसमें इसका उच्चारण स्थान वगैरह भी बताया जाएगा, पढ़ा जाएगा। पहले इसको देख लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, फिर आगे उसके बाद हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में विभिन्न उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या है? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में विभिन्न उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, य, र, ल, व, ये हमारा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व की संख्या 4 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। प्लस एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, अंतस्थ व्यंजन को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से अर्ध स्वर दे दिया जाता है, निम्न में से अर्ध स्वर हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, लेकिन य और व को मूल अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर दिया है इसमें ऑप्शन में दिया है य, ठीक है, दूसरा दे दिया क, ठीक है, तीसरा दे दिया आपका च, फिर चौथा दे दिया आपका द। ठीक है, तो इसमें आप अर्ध स्वर कौन सा लगाएंगे? अर्ध स्वर कौन सा लगाएंगे? य को अर्ध स्वर मानेंगे।
ठीक है। फिर यही इसी के जगह पे य की जगह पर मानिए अगर कोई य ना हो व दे दिया हो तो इसमें क्या लगाएंगे, व लगाएंगे। इसमें य और व को मूल अर्ध स्वर माना गया है, लेकिन य र ल व ये सब अर्ध स्वर में आते हैं। अगर ऑप्शन में न य हो न व हो, ठीक है, न य हो न व हो, अगर ऑप्शन में य व की जगह पे कोई अगर ल भी रहे ना, ठीक है, य भी है और ल भी है तो हम य ही लगाएंगे। ठीक है, व है या र है दोनों दे दिया है तो उस सिचुएशन में हम व ही लगाएंगे। ठीक है, ये मूल अर्ध स्वर माने जाते हैं। अगर ये ऑप्शन में है दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं दे सकता एक साथ। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है और इसमें से एक दे दिया है तीसरा कोई, तभी आप इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, अगर बात समझ में आई ऐसे। अगर दूसरा वर्ड दे दिया कि यहाँ पे र दे दिया, ठीक है, निम्न में से अर्ध स्वर हैं, अगर यहाँ र दे दिया तो हम क्या लगाएंगे, र अर्ध स्वर लगाएंगे, क्योंकि ये अर्ध स्वर ही माने जाते हैं। ठीक है, बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, इसलिए जो उच्चारण करते समय ये बहुत हल्का स्पर्श करता है हमारे उच्चारण स्थान को। ठीक है, इसलिए अर्ध स्वर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आ जाता है तो हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया यहीं पे, अगर ऑप्शन में दे दिया यहीं पे, ठीक है, पहला दे दिया आपका व, दूसरा दे दिया आपका यहाँ पे लिख लीजिए र, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए क और यहाँ लिख लीजिए घ। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा अर्ध स्वर है। इस सिचुएशन में हम व को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि य और व मूल अर्ध स्वर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे व पे ट्रिक लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, प्लस कभी कभी ये पूछ देता है कि अर्ध स्वर हैं, मूल अर्ध स्वर हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा य और ऑप्शन में य और व दोनों दिया रहेगा। ठीक है, मूल अर्ध स्वर हैं तो य और व दोनों दिया रहेगा। अर्ध स्वर अगर देता है तो य और ल में से कोई भी एक आता है, फिर या य व में से कोई एक अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो ये अर्ध स्वर में आपके आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन को, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और इस पे क्वेश्चन कई बार बना हुआ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उस व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उस व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, आइए इसका एक परिभाषा लिखते हैं इसका परिभाषा। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य से घर्षण करती हुई निकलती है। उसे क्या कहते हैं, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बात वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु, यानी उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है, जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य से, ठीक है, मध्य से घर्षण यानी टकराती हुई,
ठीक है, घर्षण करती हुई निकलती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। अब उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उष्म व्यंजन की संख्या होती है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, देखिए उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? श, श, श और ह। ठीक है, श, श, श और ह। ठीक है, हम लोग बहुत पुराने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, श, ख, श, ह ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसे बोला जाता है श, श, श और ह। ठीक है, ये होता है तालव्य श, तालव्य श होता है, ये तालव्य होता है। ये मूर्धन्य श होता है, ये मूर्धन्य श होता है। ये दंत श होता है, और ये होता है हमारा काकल्य वर्ण होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ह को, इसमें ह में से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि काकल्य वर्ण है। ठीक है, काकल्य वर्ण, ह को शुद्ध काकल्य वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ह को काकल्य वर्ण बोला जाता है। अगर उष्म व्यंजन पूछता है तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? श, श, श और ह। ऐसे क्वेश्चन बनता है, निम्न में से दंत स हैं, मानिए निम्न में से दंत स हैं। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा मिटा के इसको ऊपर। क्वेश्चन बनता है हमारा एग्जाम हॉल में, बहुत बार क्वेश्चन मिलता है ऐसे देखने को। क्वेश्चन होता है, निम्न में से दंत स हैं। ठीक है, दंत वर्ण है, स नहीं होगा, वर्ण, सॉरी, दंत वर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या दे देगा ऑप्शन? ये दे देगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ क दे देगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका य। ठीक है, चौथा दे देगा आपका छ। ठीक है, ऐसे दे देगा। सॉरी, यहाँ छ मत करिए, दंत बोले हैं ना, यहाँ ये रहेगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से दंत वर्ण हैं। ठीक है, तो श, क, य और श। तो क्या लगाएंगे हम? दंत वर्ण ये है। ठीक है, क्योंकि दंत में आता है आपका त, थ, द, ध, न, वो दंत वर्ण होते हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो हम कौन सा लगाएंगे? या फिर ऐसे भी दे देता है, दंत वर्ण है, ठीक है, तो इसमें पूरा स दे देगा, श, 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 और यहाँ कोई एक दूसरा वर्ड दे देगा, तो हमारा दंत श कौन सा होगा? छोटा वाला स दंत स होता है। अगर तालव्य स पूछे तो इसको लगाएंगे, मूर्धन्य श पूछे तो ये, जैसे हम लोग बहुत पहले से बोलते हैं खटखोर वाला ख। ठीक है, इसको खटखोर उटखोर नहीं बोला जाता है, ये मूर्धन्य श है। ठीक है, ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, और ये दंत श है। ह को शुद्ध काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है काकल्य वर्ण है, तो ह काकल्य वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ देता है इसमें। निम्न में संघर्षी वर्ण हैं। ठीक है, दे दिया, अगर ऑप्शन दे दिया आपका यहाँ पे क, ख, ग, घ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका त, थ, द, थ। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे दिया इसमें आपका प, फ, ब, भ। लास्ट वाला वर्ड छोड़ दे रहे हैं हम, और इसमें से दे दिया, और तीसरा ऑप्शन यहाँ दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया यहाँ पे श, 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 श,
श और ह। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ अगर पूछ दिया निम्न में संघर्षी 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 वर्ण है, ठीक है, निम्न में संघर्षी वर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क ख ग घ प फ ब भ, ठीक है, त थ द ध और स श श ह, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, क्योंकि श श श उष्म व्यंजन को संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। संघर्षी अंतस्थ उष्म व्यंजन को, देखिए उस व्यंजन को क्या क्या कहते हैं ये समझ लीजिए, ठीक है। श श श और ह, ये है हमारा उष्म व्यंजन, ठीक है, ये उष्म व्यंजन है। इसको हम कहते हैं पहले तो उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन के भी नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा इसका संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। देखिए इसी में अगर आ जाए अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, बताइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन, आपको पता है कि स्पर्श लगा हुआ है और ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेके प वर्ग तक आता है। तो हमारा स्पर्श में संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा, इसमें आता है च छ ज झ और य, ये हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर संघर्षी पूछता है तो ये श श श ह होगा, अगर स्पर्श संघर्षी पूछता है तो हमेशा च छ ज झ य होगा, ठीक है। बात समझ में आई, ये दोनों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। स्पर्श से समझिए कि स्पर्श व्यंजन में कोई है ना कोई है, ये च छ ज झ य है और इसमें स स स और ह है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये काकल्य बोला जाता है, ठीक है, काकल्य वर्ण ह को बोला जाता है। ये आपका दंती सा हो गया, ठीक है, दंत हो जाएगा। ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य हो जाएगा और ये तालव्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तालव्य श, ठीक है। बात समझ में आई, इतना इतना आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन की तरफ, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर की तरफ जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा, ठीक है, जिह्वा झटके से ऊपर की तरफ उठती है या जाती है,
यहाँ कर सकते हैं उठती है, ठीक है, उठती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ड, ये ड और ढ, ये वर्ड होते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। ये अब देखिए, इसको भी दो नाम से जाना जाता है। पहला नाम हो जाता है इसका उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन। और दूसरा नाम जो होता है हमारा, वो होता है इसमें द्विगुण, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछता है निम्न में द्विगुण व्यंजन है, निम्न में द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन हमारे ढ और ढ को ही बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों हमारा उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन दोनों इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग संयुक्त को पढ़ते हैं। संयुक्त को पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले हम लोगों ने उच्छिप्त को पढ़ लिया, कोई बात नहीं, अभी संयुक्त को पढ़ लेते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, बताएं आप लोग। कम से कम, कम से कम दो वर्ण से, दो व्यंजन वर्ण से या फिर दो वर्ण से जुड़कर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त, संयुक्त, कम से कम दो वर्ण से जुड़कर बने वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो लिखते हैं छ, त्र, ज्ञ और यहाँ पे स्र। अब देखिए, इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, आगे देखते हैं। छ किससे किससे मिलके बना है, क और श से, ठीक है, क और श से। त किससे मिलके बना है, त्र, त और र से, ठीक है। ज्ञ किससे मिलके बना है, ज और य से, ठीक है। स्र किससे मिलके बना है, तालव्य श और र से, ठीक है। ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। क और श से मिलके हलंत लगा हुआ है नीचे, यानी अर्ध क, आधा क, इसमें ये व्यंजन स्वर मुक्त है, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है। क और श से ये छ बना हुआ है, आधा त और र से ये त्र बना हुआ है, ज्ञ बना है ज, आधा ज और इ से ज्ञ बना है, स्र बना है तालव्य स और र से, ये हमारा, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीजें हैं इसमें जो बाद में बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे हम लोग आयुर्वाह पढ़े थे, आयुर्वाह, उसमें ये आयुर्वाह में जो थे, आयुर्वाह में कौन कौन से वर्ड थे, अंग और अह, ठीक है, अंग और अ थे आयुर्वाह में। जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे उसमें अंग और अ को बस पढ़ लिए थे, ठीक है। इसको अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, और इसको विसर्ग कहा जाता है, ठीक है, विसर्ग कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, स्वर को पढ़ लिए, व्यंजन को पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे स्वर और जितने वर्ण हमारे वर्ण माला में जितने भी वर्ण हैं, स्वर हो या व्यंजन हो, उनके उच्चारण स्थान को कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो हम इसका उच्चारण स्थान याद करते हैं पहले, आइए।
तो हम लोग इसमें आप देखते हैं स्वर और व्यंजन के जो उच्चारण स्थान होते हैं, कौन कौन सी वर्ड कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, अ से लेके अह तक, क से लेके ज्ञ स्र तक, देखते हैं कौन वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ संस्कृत के सूत्र हैं। ठीक है, संस्कृत के कुछ सूत्र हैं जिसको याद करने में थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम उसको लिखे हुए हैं। ठीक है, संस्कृत से देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, यानी अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से अ से आपका हो जाएगा अ और आ दोनों। ठीक है, क कु से हो जाएगा पूरा क वर्ग। ठीक है, यानी क ख ग घ और ग। ठीक है, क से पूरा क ख ग घ ङ, और ह से ह, ये देखिए ह, और ये विसर्ग से आपका आ जाएगा विसर्ग, यानी अह में जो मात्रा ह होता है, ये विसर्ग विसर्ग होता है ना, तो ये विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, यानी अ आ क वर्ग, ह से ह, विसर्ग से ये विसर्ग, इन इतने सारे वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है? कंठ। ठीक है, कंठ है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ईचू यसा नाम तालु। ठीक है, यानी ई से छोटी ई और बड़ी ई दोनों, च से पूरा च वर्ग, यानी च छ ज झ य। ठीक है, और उसके बाद य। ठीक है, य, उसके बाद ये तालव्य, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी इसमें ले लीजिए री। ठीक है, री। ठीक है, री, ट से ट वर्ग पूरा। ठीक है, ट ठ ड ढ और र। ठीक है, ट से, उसके बाद से इसमें र। ठीक है, और ये मूर्धन्य श, ये हो जाएगा आपका ऋट रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, इसका क्या उच्चारण स्थान था? तालु था। ठीक है, इसका देखिए, लित लसानाम दंता, ली नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये संस्कृत में ली स्वर में गिने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसके पूरा इसमें हो जाएगा त वर्ग, त थ द थ और न। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ल से हो जाएगा ल। ठीक है, और इसमें हो जाएगा हमारा दंत स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दंत। ठीक है, ये देख लीजिए, ये दंत हो जाएगा, लितुलसानाम दंता, त त थ द ध, यानी त से पूरा त वर्ग, ल और दंते श, ये हमारा हो जाएगा दंत में, यानी इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। इधर देख लेते हैं, उपद्यमानीय नाम उच्च, यानी इसमें पूरा आपका हो जाएगा प वर्ग, प फ ब भ म, ये आपका पूरा हो जाएगा, इसमें ओष्ठ में हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एक उ उ। ठीक है, पूरा पूरा प वर्ग और उ, यानी ये उ से आपका हो जाएगा ये, और प से आपका पूरा हो जाएगा प वर्ग। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इयंगणनम नासिका च। ठीक है, अंगयणनम नासिका च, इसमें आपका पूरा प्रत्येक वर्ण के पांचवा अक्षर जो होता है, यानी अंग य ड़ न म। ठीक है, ये आपका नासिका से बोला जाता है, इसको नासिक के वर्ण भी बोला जाता है, नासिक वर्ण भी बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर जो होता है, यानी अंग य ड़ न म, वो उसे हम नासिका भी बोला जाता है, बोलते हैं। ठीक है, पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्न में से नासिक वर्ण है, तो हम क्या लगाएंगे? अंग य ड़ न में से कुछ भी होगा, जो भी वर्ण होगा हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसे नासिका वर्ण ही बोला जाता है। तो इसका क्या उच्चारण हो जाएगा? नासिक, नासिक। ठीक है, उसके बाद देखिए, ए दैतो
ए दैतो कंठ तालु, ये ए होगा इसमें, ए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ए का कंठ तालु है, यानी दोनों मिल करके बोला जाता है, कंठ और तालु दोनों से मिला करके बोला जाता है ए दैतो कंठ तालु, यानी ए दोनों होता है। देखिए ओ दैतो कंठ तालु यानी ओ इसमें आता है ओ और औ, यानी ओ दैतो कंठ तालु, इसका उच्चारण कंठ तालु है, ठीक है, सॉरी कंठ तालु नहीं कंठ ओष्ठम, ठीक है, ओ दैतो कंठ ओष्ठम, तो इसका हो जाएगा कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, इसमें व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, ठीक है। ये हमारा संस्कृत के कुछ सूत्र थे जिनको याद करने के लिए हमने लिखा, उस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम एक बार थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे आप लोगों का। ठीक है, अभी हम लोगों ने उससे सूत्र के द्वारा हम लोग उच्चारण स्थान को पढ़े। अभी ऐसे ही देख लेते हैं थोड़ा सा। क वर्ग जो है ये क्या होता है, कंठ से होता है, ठीक है, कंठ से होता है, ठीक है। क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं कंठ से होते हैं, प्लस ये अ आ कंठ से होते हैं, ठीक है, कंठ से होते हैं, ठीक है। फिर देखिए हम लोग पढ़े थे ना ईचू यसा नाम तालु, देखिए ये पूरा च वर्ग ये तालु होता है, ठीक है, और ये पूरा ये दोनों क्या होता है, ये तालु होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें भी हम बताएंगे कि यहाँ इसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए य भी उसमें आएगा, ईचू यसा नाम में य भी आएगा इसमें उच्चारण स्थान में, ये रहा, ठीक है। ये देखिए पहले इसको देख लेते हैं, ऋट रसा नाम मूर्धा, ठीक है, यानी ट ठ ड ढ ड़ और ये री हमारा क्या है, मूर्धा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ट थ द ध न का क्या उच्चारण स्थान है, ये दंत है, ठीक है, दंत है। प फ ब भ म को क्या कहते हैं हम, ओष्ठ से है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। हमारा ये अस्पर्श व्यंजन, इतने को हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर रिवीजन के टाइप में इसको क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन, ठीक है, अस्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये अस्पर्श व्यंजन हो गया। वर्गीय व्यंजन हो गया, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, उदित व्यंजन, इसको इतना कहा जाता है, ठीक है। इसको अस्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, ये तीनों को वही कहा जाता है, तीनों इसी स्पर्श व्यंजन को ही कहा जाता है। सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है, ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मृधा हो गया, ये दंत हो गया, ये ओष्ठ हो गया। ये आपका जो है य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन प्लस इसको और क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। मूल अर्ध स्वर किसे कहते हैं, ये पूरा टोटल अर्ध स्वर है, मूल अर्ध स्वर किसे कहते हैं, इसी में आगे लिख देते हैं हम बढ़ा के, मूल अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, मूल अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो य और व को मूल अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए य को य र ल व को हम अर्ध स्वर, ये अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, प्लस अर्ध स्वर कहते हैं। मूल अर्ध स्वर पूछे तो य और व को कहेंगे। अगर नॉर्मल भी पूछ देता है कि अर्ध स्वर हैं और इन वर्णों में इन सबों के साथ इसमें से दो तीन इसमें से य र ल दे दिया, अदरवाइज में से क दे दिया, तो हम य को लगाएंगे, ठीक है। य और व को छोड़ के अगर र ल ऑप्शन में देता है और ये दोनों नहीं रहते हैं, तब हम इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, यानी ये सब अर्धस्वर हैं, लेकिन मूल अर्धस्वर य और व है। अब देखिए श श श ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है।
ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है ये कि ये ड, र और ढ, इसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये देख लीजिए, एक लाइन में हम सब यहाँ लिख दिए हैं, सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है, आप लोग उस सूत्र से मिला लीजिएगा। इसका कंठ है, इसका तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दंते है, इसका ओष्ठ है, य इचु यसा नाम, य का तालु है, आप लोग उसमें मिला लीजिएगा। फिर उसके आगे ये र को क्या कहते हैं, ल को क्या कहते हैं, सब अलग अलग, अभी बहुत सारे इसमें भेद है। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।